हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 14। तो बेटे आज हमारे पास पहले यूनिट का 14वां वीडियो है। और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप पहले यूनिट को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। और इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल्ड है तो आपको टेलीग्राम में सर्च करने पर KMD सहारनपुर मिलेगा, और वहां पर भी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, क्लास 11th के भी और क्लास 12th के भी। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलता, या इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। नॉर्मलता के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलता व शक्ति में संबंध, कि नॉर्मलता व शक्ति में क्या संबंध होता है। शक्ति का मतलब होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में क्या संबंध होता है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। क्या है बेटे? नॉर्मलता। तो हम हेडिंग लिखते हैं नॉर्मलता, और बेटे आपको भी मेरे साथ साथ लिखना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ से लिखे गए नोट्स सबसे अच्छे होंगे आपके लिए। नॉर्मलता, या नॉर्मलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता कहो या नॉर्मेलिटी कहो एक ही बात है। और इसका संकेत होता है कैपिटल N। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है बेटे। अब नॉर्मलता का मतलब क्या होता है? नॉर्मलता का मतलब होता है कि आपके पास कोई विलियन है, और उस विलियन का 1 लीटर आयतन आपने लिया है। कितना आयतन? 1 लीटर। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? नॉर्मलता। तो हम क्या समझे हैं? हम समझे हैं किसी विलियन के, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। तो ये होती है बेटे नॉर्मलता। आपको देखना होता है कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, इस परिभाषा से हमें एक बात समझ में आई, नॉर्मलता का मात्रक क्या बनेगा बताओ? नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक बनेगा बेटे ग्राम तुल्यांक
ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर कैसे होता है मात्र? क्योंकि हमें देखना है 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, इसलिए नॉर्मलता का मात्रक क्या बनेगा बेटे? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब आती है बात कि इसका सूत्र क्या होगा। तो सूत्र क्या होगा बेटे? देखो, नॉर्मलता का फार्मूला क्या बनेगा? नॉर्मलता का फार्मूला बनेगा, ऊपर तो हमें लिखने हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक, ऊपर तो लिखने हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक, और अपॉन में क्या लिखना है? अपॉन में या बटे में क्या लिखना है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लेना है बेटे? लीटर में। तो ये फार्मूला होता है नॉर्मलता का, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। पर आपको एक बात समझनी है, आपको ये समझना है कि ये जो ग्राम तुल्यांक होते हैं ना, ग्राम तुल्यांक, मान लो आपको किसी विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने हैं कि कितने हैं, तो ग्राम तुल्यांक निकालने का एक फार्मूला होता है भार बटे तुल्यांक की भार। भार बटे तुल्यांक की भार। तो यदि आपको किसी भी पदार्थ के या किसी भी विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने होते हैं, तो ग्राम तुल्यांक निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटे? भार बटे तुल्यांक की भार। जैसे आपको सिखाया था, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो यदि आपको मोलों की संख्या निकालनी हो तो भार बटे अणुभार सूत्र का प्रयोग करोगे, और यदि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी हो तो भार बटे तुल्यांक की भार सूत्र का प्रयोग करोगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है विलेय का ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक की जगह हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार। तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का। नॉर्मलता का फार्मूला हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, विलेय का ग्राम तुल्यांक जो लिखा हुआ है, का की जगह के कर दो, के। विलेय के ग्राम तुल्यांक जो लिखा हुआ है, ग्राम तुल्यांक कैसे निकलते हैं? ग्राम तुल्यांक निकलते हैं भार बटे तुल्यांक की भार से। तो ग्राम तुल्यांक किसके हैं? विलेय के। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं विलेय का भार, विलेय का भार, और बटे में हम क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे विलेय का तुल्यांक की भार। ऊपर तो हमने लिखा विलेय का भार और नीचे लिखा बेटे विलेय का तुल्यांक की भार, गुणा विलयन का आयतन लीटर में तो लिखना ही है, गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये फार्मूला दूसरा फार्मूला है नॉर्मलता का। देखो, नॉर्मलता का एक फार्मूला तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको विलेय के ग्राम तुल्यांक दिए हुए हैं और विलयन का आयतन भी दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके नॉर्मलता निकाल सकते हो। और एक फार्मूला ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमने अभी प्राप्त किया है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो, इस फार्मूले को यदि आप संकेतों में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? भाई, विलेय का भार कैसे लिखा जाता है? WB से, सबको पता है। विलेय का भार कैसे लिखा जाता है? WB, वेट ऑफ बी, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं बार बार आपको सिखाता हूं कि किसी विलयन में A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है विलायक। A का मतलब क्या होता है? विलायक। और B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है विलेय। और बेटे T का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है विलयन। ये चीजें मैं बार बार आपको सिखाता रहता हूं और आपको ध्यान रखनी है कि A, B और T का क्या मतलब होता है किसी भी विलयन में। किसी भी विलयन में विलेय होगा, विलायक होगा, और उन दोनों के मिलने से बनेगा विलयन।
तो विले के भार को डब्ल्यू बी से इसलिए लिखते हैं क्योंकि डब्ल्यू का मतलब तो होता है वेट, और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है विले। अब देखो विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को हम ई से लिखते हैं, और विले का है तो बी लिख दिया। विलियन का आयतन लीटर में, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, और विलियन को टी से प्रदर्शित करते हैं, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया लीटर में। एक बात ध्यान रखनी है कि ये भार जो हमने विले का लिया है ये ग्राम में होना चाहिए। यहां भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्राम में, जैसे यहाँ विलियन का आयतन लीटर में है। तो एक फार्मूला हमें ये प्राप्त हुआ है। ये फार्मूले हमारे पास कितने फार्मूले आए, दो फार्मूले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों। एक तो फार्मूला ये है विले के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन लीटर में, और एक फार्मूला है विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। और मात्रक मैंने आपको बता ही दिया, मात्रक क्या होता है नीचे लिख देता हूं चलो। नॉर्मलता का मात्रक मैंने आपको ऊपर भी बताया है, और आपको ध्यान रखना है नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, या फिर हम केवल जो हमारा उत्तर निकलता है उसके बाद ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर ना लिखकर आप केवल कैपिटल एन लिख सकते हो। यदि आप उत्तर के साथ कैपिटल एन लिखते हो तो इसका मतलब है कि आपने जो प्राप्त किया है वो विलियन की नॉर्मलता है। अब देखेंगे बेटे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा नॉर्मलता का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल है 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। 80 ग्राम NaOH को जल में घोलना है बेटे, तो लिखते हैं हम 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml यानी 500 मिलीलीटर विलियन बनाया गया। समझ रहे हो ना आप, 500 ml विलियन बनाया गया। अब क्या कहा है इन्होंने, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिख देंगे विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने पूछा है कि उस विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी जब आपने 80 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 500 ml विलियन तैयार किया है। यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो इन्होंने NaOH को घोल रखा है पानी में, तो हम यहां तो लिखेंगे NaOH, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। NaOH क्या है, विले, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया B, और इधर मैं लिखता हूं विलियन, यहां लिखते हैं विलियन, और विलियन को हम लिखते हैं T से। अब देखो इन्होंने क्या डाटा दिया है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूमेरिकल में जो जो चीजें आपको दी रखी हैं, जो डाटा आपको दे रखा है, उस डाटा को पहले लिख लेना चाहिए, तो अपने आप आपको पता चल जाता है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। इन्होंने कहा 80 ग्राम NaOH को, यानी विले का भार दिया हुआ है WB, W माने वेट, B का मतलब विले, कितना दिया हुआ है 80 ग्राम, ये लिख लिया हमने 80 ग्राम। जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। विलियन का आयतन दिया है 500 मिलीलीटर। अब आपको पता है कि नॉर्मलता ज्ञात करनी है, और नॉर्मलता के फार्मूले में आयतन किस में है, लीटर में है, विलियन का आयतन लीटर में।
और इन्होंने दिया है आयतन मिलीलीटर में, तो आपको इसे लीटर में तो बदलना पड़ेगा बेटे। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए कितने से भाग करोगे आप? 1000 से, और ये हो जाएगा 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 1/2 लीटर। तो हमें विलियन का आयतन लीटर में प्राप्त हो चुका है। पर एक बात ध्यान रखो, हमें निकालनी है नॉर्मलता। ध्यान रखनी है आपको एक बात। देखो यहाँ एक बात बताता हूं आपको बहुत अच्छी। यदि आप सांद्रता के प्रश्नों में मोलरता निकालते हो, तो मोलरता निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है अणुभार की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटे? अणुभार की। मोलरता का प्रश्न जब भी हल करोगे तो आपको विलेय का अणुभार निकाल लेना चाहिए। जब भी आप स्मॉल m यानी मोलरता, कैपिटल M तो होता है मोलरता, और स्मॉल m क्या होता है? मोललता। जब आप मोललता का प्रश्न हल करते हो तो भी आपको अणुभार निकाल लेना चाहिए विलेय का। ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको जो मैं बता रहा हूं। और यदि नॉर्मलता का प्रश्न आप हल करते हो तो नॉर्मलता के प्रश्न में आपको तुल्यांकी भार निकाल लेना चाहिए विलेय का। ठीक है? और आपको पता है अणुभार किससे लिखोगे आप? mv से लिखोगे, चाहे अणुभार यहां निकाल रहे हो या यहां। m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट है, b का मतलब विलेय का। और तुल्यांकी भार को कैसे लिखते हैं? तुल्यांकी भार को लिखते हैं हम EB से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B का मतलब सॉल्यूट यानी विलेय। तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा। क्या बताया मैंने? मोलरता का सवाल हो या मोललता का सवाल हो, दोनों सवाल में आपको अणुभार निकालना चाहिए, अणुभार की जरूरत पड़ती है। यदि नॉर्मलता का सवाल होता है तो आपको जरूरत पड़ती है तुल्यांकी भार की। और अब हमारे पास जो सवाल है वो नॉर्मलता का है, और नॉर्मलता का सवाल है, इन्होंने पूछा है ना विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इन्होंने पूछा है नॉर्मलता बताओ इस विलियन की कितनी होगी। तो बेटे नॉर्मलता बताने के लिए हमें अणुभार निकालना चाहिए यहाँ या तुल्यांकी भार निकालना चाहिए। तो आपको पता है नॉर्मलता के लिए हमें निकालना चाहिए तुल्यांकी भार। और आपको पता है कि हमारे पास है NaOH एक क्षार है, तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? क्षार का तुल्यांकी भार निकलता है अणुभार बटे m से। किससे निकलता है? अणुभार बटे n। अब ये n क्या है यहाँ बताओ, n क्या है? आपको सिखाया था ना, एक वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, एक लेक्चर में आपको तुल्यांकी भार पढ़ाया था। तो यदि आपको तुल्यांकी भार के बारे में कंफ्यूजन है, तुल्यांकी भार निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सर्च कर सकते हो तुल्यांकी भार बाय KMD सहारनपुर। गूगल पे सर्च कर लो या फिर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर भी तुल्यांकी भार बाय KMD सहारनपुर, तो आपको मिल जाएगा। n का मतलब होता है, मान लो आपके पास कोई अम्ल है, मैं यहां बताता हूं, यहां तो मैं लिखूंगा पदार्थ, कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है या लवण है, और यहां लिखूंगा उसके n का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई अम्ल है, तो अम्ल के लिए n का मतलब होता है क्षारकता। क्या होता है? क्षारकता या क्षारीयता भी आप इसे कह सकते हो, क्षारकता कहो या क्षारीयता कहो। यदि कोई क्षार है तो वहां n का मतलब होता है अम्लता या अम्लीयता या एसिडिटी। यदि कोई लवण है तो लवण के लिए n का मतलब होता है आवेश, चाहे तो कुल धनावेश देख लो चाहे कुल ऋणावेश देख लो। ये बातें अभी आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं तुल्यांकी भार वाले वीडियो में। मैंने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ है, अम्ल के लिए n का मतलब क्षारकता होता है, क्षार के लिए n का मतलब अम्लता होता है, लवण के लिए n का मतलब होता है आवेश। तो यहाँ जो हमने लिखा है, हमारे पास NaOH अम्ल है या क्षार है या लवण है, बताओ क्या है ये? आप कहोगे कि सर NaOH तो क्षार है, क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है OH। जब ये क्षार है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए n का मतलब क्या होगा? अम्लता होगा। और किसी क्षार की अम्लता से आप क्या समझते हो, बता सकते हो आप?
मान लो आपको कोई क्षार दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उसकी अम्लता बताओ कितनी है। जैसे आपको NaOH, या मान लो यहाँ तो दिया गया है कोई क्षार और यहाँ पूछते हैं हम उसकी अम्लता। क्षार की अम्लता होती है, अम्लता को आप लिख सकते हो N से। किससे लिख सकते हो? N से। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे NaOH है, NaOH में कितने OH हैं बताओ? एक OH है ना, तो इसकी अम्लता एक होगी। मान लो एक क्षार है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें कितने OH हैं? दो OH हैं, तो इसकी अम्लता दो होगी। मान लो आपको दिया गया है AlOH का होल थ्राइस, इसमें कितने OH हैं? तीन हैं, तो इसकी अम्लता होगी तीन। तो आपको इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि किसी क्षार में जितने विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं, उन विस्थापनीय OH नेगेटिव आयनों की संख्या को हम कहते हैं उस क्षार की अम्लता। तो आप यहाँ देखो तो सही, हमें पता चला कि तुल्यांकी भार जब हमें निकालना है तो अणुभार को N से भाग करनी है। अब आप यूं बताओ, NaOH का अणुभार निकाल लोगे क्या? NaOH का अणुभार कैसे निकलेगा? देखो, NaOH का अणुभार यदि आपको निकालना है Mb, कैसे निकलेगा? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 23 और 16 39 और 1 40, 40 आया। कितना आया? 40। तो अणुभार तो हमें पता है 40। वैसे ज्यादातर बच्चों के याद होगा NaOH का अणुभार 40 होता है। जो बच्चे एक डेफिनेट सीक्वेंस में वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पक्का पता होगा NaOH का अणुभार 40 होता है। अब आई बात N की। NaOH क्या है? क्षार। क्षार के लिए N का मतलब क्या होता है? अम्लीयता। यूं बताओ, NaOH में कितने OH हैं? एक OH है, तो N की जगह मैं 1 लिखूंगा और ये आ जाएगा हमारा 40। इसका मतलब एक बात है, NaOH का अणुभार भी 40 है और तुल्यांकी भार भी कितना होता है? 40 ही होता है। अब हमें बतानी है नॉर्मलता। नॉर्मलता का फार्मूला लगाते हैं, चलो। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। यही तो है बेटे फार्मूला। वैल्यू पुट करो। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 80 ग्राम। और तुल्यांकी भार कितना है? तुल्यांकी भार अभी निकाला हमने 40। और आयतन लीटर में कितना है? 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4। तो हमारे पास उत्तर आया 4। देखो, 4N ऐसे लिख सकते हो आप उत्तर, 4N। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ऐसे भी लिख सकते हो आप उत्तर, 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो मेरे हिसाब से तो आपको 4N लिख देना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको नॉर्मलता के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में घुला है। 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में 250 ml विलयन में घुला है। तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता, जिसे आप कहते हो कैपिटल N, ज्ञात कीजिए। तो हमें इस विलयन की बतानी है नॉर्मलता, कि इस विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना सब बच्चे, बिल्कुल। इन्होंने दिया है H2SO4, ये लिख लिया हमने, H2SO4 को घोल रखा है इन्होंने। तो H2SO4 को मैं लिखूंगा विलेय।
और यहाँ लिखूंगा विलियन, और विलियन को आप लिख सकते हो टी से। 49 ग्राम H2SO4 भार दे रखा है, विले का भार 49 ग्राम, ठीक है। और विलियन में कितने, 250 ml विलियन में। विलियन का आयतन दे रखा है 250 मिलीलीटर। अब आप क्या करोगे, 250 मिलीलीटर को 1000 से भाग कर दोगे, और 25 चौक 100, ये देखो 25 चौक 100, 1/4 लीटर आया है विलियन का आयतन, ठीक है बेटे। अच्छा एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, बोर्ड पे जगह नहीं बची, अगले पेज से कर रहे फिर क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहां से करते हैं बेटे सॉल्व उस क्वेश्चन को, यहां से सॉल्व करते हैं। इन्होंने दिया था हमें H2SO4 जिसे हमने बांधा था विले, और इधर हमने लिया है विलियन, और विलियन को आप लिख सकते हो टी से। कितना दिया था बेटे H2SO4? H2SO4 इन्होंने दिया था 49 ग्राम, ठीक है। और विलियन का आयतन कितना दिया था? विलियन का आयतन दिया था 250 मिलीलीटर, और आपने क्या किया था, 250 को 1000 से भाग कर दी थी, इससे हमें मिला था 1/4 लीटर आयतन। तो हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने पूछी है नॉर्मलता बताओ कितनी होती है, नॉर्मलता इस विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी। तो नॉर्मलता निकालने के लिए हमें विले का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, ईबी। और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? तुल्यांकी भार निकलता है अणुभार बटे एन। अब ये एन क्या है? मान लो आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कोई अम्ल है, हमारे पास H2SO4 है ना, तो अम्ल के लिए एन का मतलब क्या होता है? अम्ल के लिए एन का मतलब होता है क्षारकता। क्या होता है? क्षारकता। जैसे आपके पास HCl है, तो HCl में कितने H हैं? एक H है, तो इसकी क्षारकता 1 होती है। जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, H2SO4 में कितने H हैं? 2 H, तो इसकी क्षारकता होती है 2, यदि दोनों H रिप्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। जैसे H3PO4 है, इसमें 3 H हैं, तो इसकी क्षारकता अधिकतम 3 हो सकती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अम्ल की होती है क्षारकता, अम्ल की क्या होती है? क्षारकता होती है। तो यदि आपको H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है तो अणुभार बटे एन, अणुभार H2SO4 का निकालना है। देखो H2SO4, दो तो हुए हाइड्रोजन, परमाणु भार 1, एक हुआ सल्फर, परमाणु भार 32, और 4 हुए ऑक्सीजन, परमाणु भार 16। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे ये हो जाएगा 2 एकम 2, 32, और 16 चौक 64। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 98। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, ठीक है। देखो 60 और 30 90, और 4 और 2 6 और 2 8, 98। तो H2SO4 का अणुभार कितना आता है? 98 आता है। तो MB की जगह मैं 98 लिखूंगा, और देखूंगा कि H2SO4 में कितने H हैं? 2 H हैं। यदि H2SO4 में 2 H हैं, तो इसके लिए क्षारकता या N का मान कितना होगा? 2। तो बटे में लिखेंगे हम 2, और जब 98 को आप 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 49। तो इसका मतलब तुल्यांकी भार हमारे पास कितना आया है? 49। अब हम निकाल सकते हैं सरलता से नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मलता का फार्मूला होता है विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, यही तो होता है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। भार कितना दे रखा है बेटे? 49 ग्राम, अपॉन तुल्यांकी भार भी कितना निकला है? 49, और आयतन लीटर में कितना है? 1/4। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 4 तो ऊपर चला जाएगा, 49 एकम 49, 49 एकम 49, और 4 एकम 4। 4n आपको लिखना चाहिए उत्तर, 4n।
तो नॉर्मलता कितनी आई है? 4। वैसे आप 4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख सकते हो, पर आपको 4n लिख देना चाहिए, ज्यादा अच्छा है तो दोनों ही सही। आप चाहे n लिखो या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। देखो बेटे, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब कान खोल के सुन लो सब बच्चे। देखो क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो ये फार्मूला है ना नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में, इस फार्मूले में कुल कितनी चीजें हैं, कितने राशियां हैं? 4। 1 2 3 और 1 4। 4 में से आपको कोई सी 3 चीज दी जाएंगी। दोबारा सुनो, 4 में से आपको कोई सी 3 चीज दी जाएंगी और चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी। अब वो चौथी चीज नॉर्मलता भी पूछ सकते हैं, वो आपको भार भी पूछ सकते हैं कि कितने ग्राम विलेय की आवश्यकता होगी, तुल्यांकी भार भी पूछ सकते हैं, और आयतन भी पूछ सकते हैं कि कितने लीटर आयतन विलियन का होगा, जो विलियन हमें प्राप्त होगा। ज्यादातर ये जो तुल्यांकी भार है ये तो हमें पता ही होता है, तुल्यांकी भार तो हमें पता होता है। यदि तुल्यांकी भार हमें पता होता है तो कितनी चीज बची? 1 2 3। तो 3 में से कोई सी 2 चीज देंगे वे, जैसे हर बार में भार दे रहे हैं और विलियन का आयतन दे रहे हैं। यदि विलेय का भार और विलियन का आयतन दे दिया है तो तुल्यांकी भार तो हम निकाल ही लेते हैं, तो इस तरह नॉर्मलता निकल जाती है। पर इन तीनों चीज में से कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलता दे दी और भार दे दिया, आयतन पूछ लिया, या फिर आयतन दे दिया, नॉर्मलता दे दी और भार पूछ लिया। तो कभी तो इसे पूछेंगे, कभी इसे पूछेंगे और कभी इसे पूछेंगे, इस तरह के सवाल ही आते हैं पेपर में, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आता है। मैं एनसीईआरटी में नॉर्मलता के जितने भी क्वेश्चन है वे सारे कराऊंगा आपको, जब एनसीईआरटी के उदाहरण कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो वहां जितने भी नॉर्मलता के क्वेश्चन आएंगे उन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। पर आपको एक काम करना है कि आपकी जो भी रेफरेंस बुक है, जो आपके स्कूल टीचर्स ने लगाई है या आपके ट्यूशन टीचर्स ने लगाई है, उस रेफरेंस बुक के बाद में, चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं नॉर्मलता के, उन्हें सॉल्व करना है आपको। ठीक है बेटे, उन्हें सॉल्व करके देखा करो, प्रैक्टिस किया करो। या फिर आसान तरीका यह है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी आपने क्वेश्चन बैंक खरीद रखा है, उसमें देखने हैं आपको नॉर्मलता के क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, नॉर्मलता के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जिस टॉपिक को भी मैं आपको कराता हूं या यूनिट को कराता हूं, यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप अपने क्वेश्चन बैंक या रेफरेंस बुक में जो चैप्टर के बाद में क्वेश्चन दिए होते हैं उनसे प्रैक्टिस किया करो। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और आंकिक प्रश्न, इनसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपका पूरा यूनिट और मजबूत हो जाता है। ठीक है बेटे, चलो खैर, ये तो हो गया हमारा दूसरा उदाहरण। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, देखो यहां से सीखेंगे एक बहुत बढ़िया पॉइंट। हमें सीखना है बेटे नॉर्मलता नॉर्मलता को ऐसे लिखते हैं, नॉर्मलता व शक्ति में संबंध, नॉर्मलता व शक्ति में संबंध। तो हमें सीखना है नॉर्मलता व शक्ति में क्या संबंध होता है। नॉर्मलता को हम तो, नॉर्मलता तो पढ़ी ही हमने अभी, पर शक्ति मैंने पढ़ाई थी आपको पिछले 1-2 लेक्चर में। शक्ति का मतलब होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। शक्ति का क्या मतलब होता है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब देखो, यदि आपको नॉर्मलता व शक्ति में संबंध निकालना है तो आप यहां तो नॉर्मलता का फार्मूला लिखो पहले। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? विलेय का भार ग्राम में बटे तुल्यांकी भार विलेय का ही गुणा विलियन का आयतन लीटर में। देखो ये फार्मूला ही तो सिखाया मैंने आपको आज। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। इसे मैंने कह दिया फार्मूला नंबर 1। और यहां लिखो आप शक्ति का फार्मूला। शक्ति को लिखते हैं हम एस से, स्ट्रेंथ। शक्ति का फार्मूला होता है, ग्राम प्रति लीटर का फार्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। ये हो गया शक्ति का फार्मूला।
इसे मैंने कह दिया सूत्र नंबर 2 या फार्मूला नंबर 2। अब यदि आप फार्मूला 1 व 2 से चलोगे, 1 व 2 की तुलना कर लो। चलो 1 व 2 की तुलना करने पर यदि आप 1 व 2 का कंपैरिजन करोगे, व्यंजक 1 व व्यंजक 2 की तुलना करोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखो जरा, आप इसे देखो ध्यान से। विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। और यहां देखना जरा इतना हिस्से को, इतने हिस्से को देखो ध्यान से, इतने हिस्से को बताओ क्या है ये? विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में, यही तो है। देखो, देख रहे हैं ना आप? देखो, विलेय का भार ग्राम में विलियन का आयतन लीटर में, विलेय का भार ग्राम में विलियन का आयतन लीटर में। इसका मतलब इतना हिस्सा तो ये शक्ति है। क्या है? शक्ति या स्ट्रेंथ या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखो, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो एस। क्या लिख सकते हो? एस। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलता इज इक्वल टू, यहां तो हमने लिख दिया एस और अपॉन में लिख दिया ई बी। तो ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत काम का सूत्र है, ये संबंध आया है। इस संबंध को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, मान लो आपको शक्ति निकालनी है, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी है, तो आप नॉर्मलता को किससे गुणा करोगे? तुल्यांकी भार से। नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यदि आपको किसी भी विलियन की नॉर्मलता दी गई है और आपको पता है कि वो विलियन NaOH का है या H2SO4 का है या HCl का है या H3PO4 का है, किस पदार्थ का विलियन है, उस पदार्थ अर्थात विलेय का आपको नाम पता है, तो यदि उन्होंने नॉर्मलता दी है तो नॉर्मलता से आप शक्ति निकाल दोगे बड़े आसानी से। आपको नॉर्मलता में किसकी गुणा करनी पड़ेगी? उस पदार्थ के तुल्यांकी भार की। और तुल्यांकी भार मैंने आपको निकालना सिखा रखा है कई बार। यदि उन्होंने आपको शक्ति दी है तो नॉर्मलता निकाल सकते हो, और नॉर्मलता दी है तो शक्ति निकाल सकते हो। और यदि कह दिया है कि कोई भी पदार्थ है हमारे पास, उसका हमें नाम सूत्र नहीं पता है, पर उस पदार्थ के विलयन की शक्ति इतनी है, नॉर्मलता इतनी है, तो उस पदार्थ का तुल्यांकी भार बताओ, तो बता दोगे ना तुल्यांकी भार। यदि एस भी दे दिया, यानी शक्ति अर्थात ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी उन्होंने दे दी और नॉर्मलता भी दे दी उन्होंने, तो आप ईबी अर्थात तुल्यांकी भार तो निकाल ही दोगे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सूत्र को कैसे लिख सकते हो? शक्ति, एस का मतलब शक्ति, बराबर नॉर्मलता, शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। ये किसका तुल्यांकी भार है? विलेय का। तो फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इस फार्मूले से बहुविकल्पीय प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको नॉर्मलता दी गई है और शक्ति पूछ ली गई है, या शक्ति दी गई है और नॉर्मलता पूछ ली गई है। बाकायदा हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो विलयन जिसकी शक्ति दी गई है और नॉर्मलता पूछी गई है, वो विलयन किस पदार्थ का है। क्योंकि तुल्यांकी भार तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें विलेय पदार्थ का नाम पता हो, जब फार्मूला पता हो, तभी तो उसका तुल्यांकी भार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेटे, बहुत आसानी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात बताऊंगा आपको बहुत अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम सीखेंगे एक संबंध, और कौन सा संबंध? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता, नॉर्मलता व मोलरता। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, या हम कह सकते हैं N व M में संबंध। नॉर्मलता को N से लिखते हैं ना, और मोलरता को लिखते हैं M से। तो नॉर्मलता व मोलरता में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नॉर्मलता व मोलरता में क्या संबंध होता है,
और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। ठीक है बेटे, तो क्या संबंध होता है ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल देखो, यदि आपको नॉर्मलता व मोलरता में संबंध निकालना है तो सबसे पहले आप नॉर्मलता का फार्मूला लिखोगे। नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। यही तो फार्मूला होता है बेटे नॉर्मलता का। और फिर आप लिखो फार्मूला मोलरता का। देखो ध्यान से, मोलरता का फार्मूला यहां लिखूंगा मैं। मोलरता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ध्यान से देखो, ये तो विलेय का भार है और ये क्या है, विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। यही तो होता है मोलरता का फार्मूला। अब दोनों के बीच में लगा दो बटे का निशान या दोनों को भाग कर दो एक दूसरे से। जब आप इन्हें भाग करोगे तो भाग करने से क्या होगा, पहले फार्मूले को दूसरे फार्मूले से भाग करोगे तो पक्की बात है WB से WB कट जाएगा और VT से VT कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, यहां ऊपर क्या बचा, 1 बटे तुल्यांकी भार बटे नीचे क्या बचा है बेटे, 1 बटे अणुभार। अब ये बात भी आपको पता है कि तुल्यांकी भार तो यहां आ जाएगा और अणुभार चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास बचा है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, ऊपर कौन गया, अणुभार, और नीचे कौन आया बेटे, तुल्यांकी भार। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो अणुभार और बटे तुल्यांकी भार होता है ना, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे, n से। तो इसलिए हमारा फार्मूला हो जाता है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर n। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही संबंध है नॉर्मलता और मोलरता के बीच में। अब इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो m को इधर ले जाऊं मैं, आप इसे लिख सकते हो, अथवा करके लिख देता हूं, चलो अथवा नॉर्मलता बराबर n गुणा मोलरता। यानी कि यदि आपके पास किसी विलयन की मोलरता है तो आप उसकी नॉर्मलता निकाल सकते हो। यदि आपके पास किसी विलयन की नॉर्मलता है तो आप उसकी मोलरता निकाल सकते हो, पर शर्त यह है कि आपको n पता होना चाहिए कि उस विलयन के लिए n का मान कितना है। अब यह तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी कि n का क्या मतलब होता है। देखो यहां बताता हूं, वैसे मैंने कई बार आपको बता दिया है n का क्या मतलब होता है। यहां लिखते हैं जहां n क्या है, जहां n का मतलब क्या है, अभी समझते हैं n का मतलब क्या है। मान लो आपके पास कोई अम्ल है, क्या है, अम्ल, क्या है बेटे, अम्ल है। तो अम्ल के लिए n का मतलब होता है क्षारकता। क्या होता है, क्षारकता या बेसिसिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि HCl है, HCl एक अम्ल है, इसमें कितने H हैं, एक H है, तो इसकी क्षारकता 1 होगी। जैसे H2SO4 है, H2SO4 में कितने H हैं, 2 H हैं, तो इसकी क्षारकता अधिकतम 2 हो सकती है। जैसे H3PO4 है, इसमें कितने H हैं, इसमें 3 H हैं, तो इसकी क्षारकता अधिकतम 3 हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए HCl के लिए n का मान 1 होता है, H2SO4 के लिए n का मान 2 होता है, H3PO4 के लिए n का अधिकतम मान कितना होता है, 3। अब यदि मान लो आपके पास अम्ल नहीं है, कोई क्षार है, क्षार, तो क्षार के लिए n का मतलब क्या होता है, क्षार के लिए n का मतलब होता है अम्लता। क्या होता है बेटे, अम्लता या एसिडिटी। जैसे मान लो आपके पास NaOH है, जैसे आपके पास CaOH का होल ट्वाइस है, जैसे आपके पास AlOH का होल थ्राइस है, तो आपको OH देखने होते हैं कितने विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन हैं। इसके पास अधिकतम 1 है तो इसके लिए n का मान अधिकतम क्या होगा, 1, इसकी अम्लता 1 होगी। 2 OH हैं 2, 3 OH हैं तो 3। इस तरह हम क्षार की निकालते हैं अम्लता
और यदि किसी क्षार के लिए n का मतलब आप समझना चाहते हो तो समझ जाना चाहिए कि क्षार के लिए n का मतलब उस क्षार की अम्लता होता है। मान लो कोई लवण है आपके पास, साल्ट है, और उसके लिए आपको n समझना है कि n क्या है। तो लवण के लिए n का मतलब होता है आवेश, या तो धनावेश या तो ऋणावेश। जैसे मान लो आपके पास एक लवण है NaCl, तो आपको बताया NaCl ऐसे ही तो टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, धनावेश भी एक होगा ऋणावेश भी एक होगा। जैसे मान लो CaCl2 है, तो CaCl2 में Ca पे डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 Cl पर एक एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कुल धनावेश 2 ही तो है, या कुल ऋणावेश 2 ही तो है। चाहे तो आप कुल धनावेश देख लो, चाहे तो आप कुल ऋणावेश देख लो, आपकी मर्जी है। मान लो आपको AlCl3 दिया गया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ तो आपको पता ही है 3 आएगा, क्योंकि Al के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आता है और 3 Cl, हर एक Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा। या तो कुल धनावेश गिन लो या तो कुल ऋणावेश गिन लो। तो n का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। n निर्भर करता है कि जो आपने विलयन बना रखा है उस विलयन में विलेय पदार्थ क्या है। पानी में आपने HCl को घोल रखा है, या पानी में NaOH को घोल रखा है, या पानी में आपने NaCl अर्थात नमक को घोल रखा है। पानी में या किसी भी विलायक में जिस विलेय को आपने घोल रखा है उस विलेय पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है n का मान। किसका मान बेटे? n का मान। अब यदि वो विलेय पदार्थ अम्ल है तो आप n कैसे निकाल लोगे, और यदि विलेय पदार्थ क्षार है तो n कैसे निकाल लोगे, और यदि विलेय पदार्थ लवण है तो n कैसे निकाल लोगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और बेटे एक बात का और पता होना चाहिए कि यदि आपको किसी विलयन की नॉर्मलता दी गई है तो उसकी मोलरता आप कैसे निकाल लोगे, और मोलरता दी गई है तो नॉर्मलता कैसे निकाल लोगे। इन क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो थोड़े से मैं आपको हिंट दूंगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा पहले ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे इस तरह के क्वेश्चन बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय के रूप में एग्जाम में आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन? देखो 2MHCl के लिए नॉर्मलता कितनी होगी। 2M का मतलब है HCl की मोलरता दे रखी है 2, मोलरता कितनी दे रखी है 2, और नॉर्मलता पूछी है किसकी? HCl की। तो इस तरह के कुल 12 क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से, जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा HCl का सवाल है, मोलरता है इसकी 2, मोलरता कितनी दे रखी है 2, और नॉर्मलता इन्होंने पूछी है, नॉर्मलता इन्होंने पूछी है, और मुझे HCl के लिए n बताओ कितना होता है। HCl के लिए n कितना होता है? एक H इसके पास है तो इसके लिए n का मान होगा 1। कितना होगा? 1। और आपको अभी मैंने सिखाया है नॉर्मलता का फार्मूला। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? n इंटू m, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मलता कैसे निकलेगी? n कितना है? n है 1, और m कितना है? m है 2। तो इसका मतलब इसकी नॉर्मलता भी कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। इस चीज को समझ लो बेटे बिल्कुल ध्यान से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चलो वैसे ही लिखता हूं जैसे वहां लिखा है, ऐसे लिख देते हैं 2। HCl है, नॉर्मलता दे रखी है 3। देखो नॉर्मलता 3 है, मोलरता पूछी है, नॉर्मलता 3 है। मैं सीधा फार्मूला लिखता हूं, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। और यहां से हल करते हैं, सामने ही जगह कम है ना हमारे पास। नॉर्मलता कितनी दी है? नॉर्मलता दी है 3, ये लिख लिया 3, इज इक्वल टू n। n HCl के लिए n कितना होता है? एक H है इसके पास तो एक होता है, इनटू m कितना है? निकालना है, m तो निकालना है ना। तो मोलरता कितनी हो जाएगी? मोलरता भी 3 हो जाएगी। देखो 3 ही तो होगी, ये एक ही तो है, m की 1 में गुणा करोगे तो m ही आएगा। तो मोलरता कितनी आ जाएगी? 3। तो आप लिख सकते हो इसे, इसलिए मोलरता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे 3, ठीक है।
बेटे HCl की जितनी मोलरता है उतनी ही नॉर्मलता होती है, जितनी नॉर्मलता होती है उतनी ही मोलरता होती है। इसका कारण यह है कि HCl के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखते हैं, चलो तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में फार्मूला लिख लो पहले आप। फार्मूला है नॉर्मलता बराबर n गुना मोलरता। अब वैल्यू रख देंगे हम। नॉर्मलता तो इन्होंने पूछी है, नॉर्मलता पूछी है तो लिखता हूं n बराबर n बताओ H2SO4 के लिए n कितना होगा। H2SO4 में कितने H हैं, 2 H हैं, तो इसके लिए n का मान होगा 2। और मोलरता कितनी दे रखी है, मोलरता दे रखी है 6। तो क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मलता कितनी निकलेगी, नॉर्मलता निकलेगी 6 दूनी 12। तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 12। तो ध्यान रखना है H2SO4 की यदि मोलरता 6 दे रखी है तो नॉर्मलता 6 की दुगनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है नॉर्मलता मोलरता की n गुनी होती है। नॉर्मलता मोलरता की कितनी गुनी होती है, n गुनी। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में फार्मूला लगा लो पहले, n = n × m। अब रखते हैं वैल्यू। नॉर्मलता दे रखी है 6, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 6 = n। H2SO4 के लिए n कितना होगा बताओ, 2 होगा ना, और मोलरता हमें बतानी है। अब बताओ ये 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो मोलरता कितनी आई, 3। मोलरता यहां आई है 3। तो आप इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में नॉर्मलता निकली थी 12 और चौथे क्वेश्चन में मोलरता निकली है 3 निकली है मोलरता। अब पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। फार्मूला लिख लो पहले, नॉर्मलता बराबर n गुना मोलरता। अब वैल्यू पुट करेंगे। पांचवे क्वेश्चन, मोलरता दे रखी है 1, मोलरता कितनी दे रखी है 1, और नॉर्मलता हमें निकालनी है। तो नॉर्मलता = n की जगह क्या लिखूं, NaOH में कितने OH हैं, 1 OH है, तो n की जगह 1 आएगा, और मोलरता दे रखी है 1। तो बताओ नॉर्मलता 1 कितनी हो जाएगी, 1 = 1। तो यहां NaOH में भी क्योंकि n का मान 1 है तो इसलिए जितनी मोलरता होगी उतनी ही नॉर्मलता होगी। छठा क्वेश्चन देखो जरा। फार्मूला है n = n × m। वैल्यू पुट करते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में इन्होंने हमें नॉर्मलता 3 दी है, तो नॉर्मलता की जगह मैंने 3 लिख लिया। ये जो 3n है तो समझ जाना चाहिए 3 नॉर्मलता दी है। NaOH के लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा, ये लिख लिया 1, और मोलरता हमें बतानी है। तो कितना हो जाएगा बताओ, m बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि हमें पता है जिस तरह यहाँ n का मान 1 था तो जितनी मोलरता थी उतनी ही नॉर्मलता, जितनी नॉर्मलता उतनी ही मोलरता। तो NaOH के केस में भी n का मान 1 होता है, स्मॉल n का, ठीक है, और स्मॉल n का मान 1 है तो जितनी मोलरता उतनी ही नॉर्मलता, जितनी नॉर्मलता उतनी ही मोलरता। तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 आएगा। सातवें क्वेश्चन पे आओ जरा। सातवें क्वेश्चन में फार्मूला लिख लो पहले, n = n × m। ये बातें पता होनी चाहिए। ये n का मतलब क्या है, नॉर्मलता। इस n का मतलब क्या है, या तो इसका मतलब होगा क्षारकता या अम्लता होगा या फिर आवेश होगा। m का मतलब क्या है, मोलरता। सातवें क्वेश्चन में मोलरता दी है 3, तो n = n की जगह क्या लिखूं, सातवें क्वेश्चन में n की जगह कितने हैं OH, 2, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, और मोलरता कितनी दी है, 3 दी है। तो बताओ क्या होगा, बताओ। होगा ये कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6, नॉर्मलता निकलेगी कितनी, 6 निकलेगी नॉर्मलता। तो सातवें क्वेश्चन में नॉर्मलता 6 है। अब आ जाओ आठवें क्वेश्चन पर। आप आठवें क्वेश्चन का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला तो सब में यही लगेगा बेटे। आठवें क्वेश्चन में नॉर्मलता दे रखी है 2, तो n की जगह हम लिखेंगे 2, और स्मॉल n की जगह क्या लिखेंगे, 2, और हमें बताना है कैपिटल M। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। मोलरता कितनी निकलेगी,
1। तो मोलरता आधी हो गई है क्योंकि n का मान कितना है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9वें क्वेश्चन में फार्मूला तो यही लगेगा, नॉर्मलता बराबर n गुना m। बताओ 9वें क्वेश्चन में क्या है। मोलरता तो है 3 और n का मान देखो, आवेश तो एक इकाई धनावेश या एक इकाई ऋणावेश ही तो होगा बेटे। नॉर्मलता हमें निकालनी है, n का मान 1 है और मोलरता दे रखी है 3। तो बताओ नॉर्मलता भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आवेश 1 है, n का मान 1 है। इसी तरीके से यहाँ होगा 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन देखो जरा। 10वें क्वेश्चन में फार्मूला तो यही लगेगा, n बराबर n गुना m। बताओ क्या दिया है। नॉर्मलता दी है 2, यहां तो हमने 2 रख लिया। n का मान कितना है, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो n का मान 1 होगा। मोलरता हमें बतानी है। बताओ मोलरता कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मोलरता कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ मोलरता हम कितनी लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ये लिख दिया 2। ठीक है बेटे। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। नॉर्मलता बराबर n गुना मोलरता। नॉर्मलता हमें निकालनी है। n कितना है, 2 इकाई धनावेश आता है इसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर। तो n का मान हम कितना रखेंगे, 2, और मोलरता हमें बतानी है। ठीक है, मोलरता तो दे रखी है, कितनी दे रखी है मोलरता, 2 दे रखी है, 2। बताओ अब नॉर्मलता कितनी निकली, 2 दूनी 4। तो यहाँ नॉर्मलता हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आ जाओ आप 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन ये है, नॉर्मलता बराबर n गुना मोलरता। नॉर्मलता कितनी दे रखी है, 2। तो n की जगह तो हम 2 लिखेंगे। n कितना है, 2 इकाई धनावेश आता है, तो इसमें 2 लिखेंगे, और m ये हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा मोलरता कितनी प्राप्त होगी, 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। यदि आपको नॉर्मलता दी गई है तो मोलरता निकालनी आनी चाहिए, और मोलरता दी गई है तो नॉर्मलता निकालनी आनी चाहिए। मतलब आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि पहले परमाणु भार, फिर आप निकाल रहे, अणु भार निकाल रहे, और फिर तुल्यांकी भार निकाल रहे, और फार्मूले में दोनों को रख रहे, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे। आप तुल्यांकी भार और अणु भार का प्रयोग नहीं करोगे, आप सीधा प्रयोग करोगे n का। n क्या है, मैंने आपको बता दिया, अम्ल है तो अम्ल के लिए क्षारकता है, क्षार है तो उसके लिए अम्लता है, और लवण है तो उसके लिए आवेश है। पर यहाँ एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली है इन क्वेश्चन से। इन क्वेश्चन से हमें एक बात सीखने को मिली है कि यदि किसी विलेय के लिए, यदि किसी विलेय के लिए, मान लो एक विलेय पदार्थ है, चाहे वो HCl है, NaOH है या NaCl है, n बराबर 1 होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, यदि किसी विलेय के लिए, विलेय माने जो पदार्थ घोल के आपने विलयन बनाया, इन सब के विलयन बना रखे थे आपने। यदि किसी विलेय के लिए n का मान 1 हो तो उसकी नॉर्मलता और मोलरता बराबर होती है। क्या बराबर होती है, नॉर्मलता और मोलरता बराबर होती है। जैसे जैसे आप कह सकते हो मोनो बेसिक एसिड। ये मोनो बेसिक एसिड का मतलब है कि ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल जिनकी बेसिसिटी कितनी हो, मोनो माने 1 हो, जिनकी बेसिसिटी को हम कहते हैं क्षारकता, जिनकी क्षारकता 1 हो। तो जिन अम्लों की क्षारकता 1 होती है उन अम्लों का नॉर्मलता मोलरता बराबर होता है। मोनो बेसिक एसिड को हम कहते हैं एक क्षारीय अम्ल, कह सकते हो आप। ठीक है, एक क्षारीय अम्ल, या आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, मोनो एसिडिक बेस।
मोनो एसिडिक बेस का मतलब एक अम्लता वाले क्षार, इन्हें आप कह सकते हो एक अम्लीय क्षार। ठीक है बेटे। तो जितने भी मोनोबेसिक एसिड हैं या जितने भी मोनो एसिडिक बेस हैं उनके लिए नॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर होते हैं। यहां आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मोनोबेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस की खासियत यह होती है कि उनके लिए स्मॉल एन का मान 1 होता है, और यदि उनके लिए स्मॉल एन का मान 1 होता है तो वे क्या होंगे, जितनी नॉर्मलता होगी उनके विलयन की उतनी ही मोलरता होगी। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हमने सीखा है नॉर्मलता का क्या मतलब होता है, फिर हमने सीखा है नॉर्मलता और शक्ति में क्या संबंध होता है, और फिर हमने सीखा है नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित। ठीक है बेटे। तो बस आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। यदि आपको लिखने में आलस्य आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। या फिर आप अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और वहां पर सर्च करो चैनल KMD सहारनपुर। यदि आप टेलीग्राम में KMD सहारनपुर को सर्च करते हो तो वहां पर आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है। उस चैनल में आपको यूनिट वाइज सभी नोट्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। जितना हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा उतने ही आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है बेटे। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।